हेलो एवरीवन। तो आज अपनी जो है जूलॉजी की सेकंड क्लास है और अपना जो है चैप्टर चल रहा था प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में अपन जो है अध्ययन कर रहे थे। तो हमने कल देखा था प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। ठीक है, प्रोटोजोआ का जो सामान्य परिचय हमने कल कर लिया था। आज अपन जो है देखेंगे प्रोटोजोआ का जो लक्षण है। प्रोटोजोआ फैमिली संघ के अंदर जो सदस्य आते हैं उनके लक्षण, फिर देखेंगे उनके आर्थिक महत्व और हानिकारक महत्व। ठीक है, और वर्गीकरण हमने जो है कल देख लिया था। वर्गीकरण के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला फ्लैजिलेटा, दूसरा सार्कोडीना, तीसरा सिलिएटा और चौथा स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ बोल सकते हैं, स्पोरोजोआ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है इसको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था। फिर हम प्रोटोजोआ जो है इससे रिलेटेड एक प्रोटिस्टा जगत के बारे में भी अपन ने देखा था। तो अपन ने देखा कि जो प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रोटिस्टा भी देखने को मिलेगा, प्रोटिस्टा भी देखने को मिलेगा, दोनों सही है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत जो है, ठीक है, तो ये जगत शब्द आ रहा है। तो जगत से आपने देखा होगा कि जो पंच जगत पद्धति है, पंच जगत पद्धति, पंच जगत पद्धति है, ये किसने दी थी? ये व्हिटेकर ने दी थी। किसने दी थी? व्हिटेकर ने दी थी। व्हिटेकर ने दी थी। और इसके अंदर उन्होंने जो है 5 जगत दिए थे, और वो 5 जगत थे यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, और एक अपन फंजाई या फिर कवक बोल सकते हैं, कवक, और एक प्लांटी, और एक एनिमिलिया। ठीक है, इस तरीके से जो है पंच जगत पद्धति दी थी व्हिटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो है प्रोटोजोआ को रखा गया। ठीक है, और एनिमिलिया जगत जो है उसके अंदर जो है प्रोटोजोआ को रखा गया। मोटे मोटे तौर पर ये जो 2 जगत हैं इनमें प्रोटोजोआ को रखा गया। तो यहाँ पर जो है एनिमिलिया जो है, एनिमिलिया जगत, इसमें अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं, अध्ययन करते हैं, और प्रोटिस्टा में भी करते हैं। परंतु प्रोटिस्टा में कुछ सीमाएं अपन को देखने को मिलती है जिनको ठीक नहीं किया जा सका। ठीक है, सीमाएं देखने को मिलती है इस जगत में जिनको ठीक निर्धारित नहीं किया जा सका। इस वजह से एनेलिडा के अंदर अपन प्रोटोजोआ को विस्तार से पढ़ते हैं। एनेलिडा नहीं, एनिमिलिया। एनिमिलिया जो जगत है इसके अंदर प्राचीन पद्धति के अनुसार 35 संघ थे, परंतु अपन को 10 महत्वपूर्ण संघ जो है यहाँ पर पढ़ने हैं, जिनमें से पहला संघ और पहला चैप्टर आपका जूलॉजी का प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब मैं बात करूं जैसे मोनेरा, कवक और प्लांटी। ठीक है, तो अपन को जो है कवक और ये प्लांटी 2 जगत ऐसे हैं जिनको अपन बोटनी के अंदर पढ़ रहे हैं। अभी बोटनी के अंदर चल रहा है अपना प्लांटी। प्लांटी के अंदर अपन को इस जगत में पढ़ने होते हैं अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेड़ पौधे। ठीक है, ये सब कुछ शैवाल सब प्लांटी जगत में अपन को पढ़ना है। और कवक के अंदर कवकों के आर्थिक महत्व, इनका वर्गीकरण, सब कुछ अपन को जो है कवक के अंदर पढ़ना है। तो इस तरीके से ये पंच जगत पद्धति है, ये मैंने कल आपको नहीं बताया था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस मैंने आपसे किया। ठीक है, अब देखिए अपन आते हैं महत्वपूर्ण जो अपना टॉपिक चल रहा है वर्गीकरण। अपन ने कल देखा फ्लैजिलेटा के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था, सार्कोडीना के बारे में पढ़ लिया था, सिलिएटा के बारे में पढ़ लिया था, और स्पोरोजोआ के बारे में अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो वर्गीकरण मैं मानता हूं कि आपके समझ में आया होगा। प्रोटोजोआ का जो सामान्य परिचय अपन ने कल देखा वो भी आपके समझ में आया होगा कि ये एक कोष के जीव है, परंतु ये एक कोष के जीव होने के बाद भी इसकी जो जैविक क्रियाएं हैं
वो बहुकोशिकीय जीवों के समान थी। ठीक है, इसकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो बहुकोशिकीय जीवों के समान थी, हालांकि है ये क्या, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखा जा सकता है। देखिए अब इसका जो आर्थिक महत्व है, ठीक है, आर्थिक महत्व देखेंगे अपन जो कि मानव जीवन में क्या है, और हानिकारक भी देखेंगे कि हानिकारक ये हमारे लिए किस प्रकार से है। ठीक है, अब इनके पहले एक बार लक्षण देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक बार अपन लक्षण पे डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटोजोआ है ये कैसे अपने लक्षण प्रदर्शित करता है वो अपन देखेंगे। तो मैं मानता हूं कि वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, वर्गीकरण अपन ने देख लिया। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में आपके है क्या, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण ये है। ठीक है, देखिए अब अपन देखेंगे यहां पर इसके लक्षण, प्रोटोजोआ जो संघ है आपके, इसके लक्षण देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है सूक्ष्मदर्शीय। इसका मतलब होता है कि जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, अर्थात माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इस पे ध्यान देना, इसको सुनना, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा इसको सुनना। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, मैं आपको ऐसा जो है यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको क्लास को देखने के बाद जस्ट ये पूरा जो भी पढ़ाया ये याद रहे। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा जो है हाई लेवल से नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल बेसिक से जो है अपन हाई तक चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी मैंने लिखा, इसका मतलब है कि संघ प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं उनको अपन जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो इसका ये फर्स्ट लक्षण आपका हो गया। एक बिंदु आप इसको बना सकते हो। ठीक है, और लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, समझने की ज़रूरत है। पीडीएफ जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी सबकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है स्वतंत्र। मैंने जो शब्द लिखा है इसका मतलब है कि संघ प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एकल भी मैंने लिखा होगा यहाँ पे, और स्वतंत्र भी मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एकल भी आपको आगे मिल जाएगा। ये देखो एकल लिखा है और ये स्वतंत्र लिखा है। एकल का मतलब होता है कि ये अलग अलग भी हो सकते हैं, कॉलोनियों के रूप में नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से शैवाल जो हैं वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, उस प्रकार से प्रोटोजोआ नहीं रहते हैं। ये रहते हैं एकल प्रकार के होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एकल प्रकार के होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। पहला बिंदु अपन ने पढ़ा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरा बिंदु स्वतंत्र और एकल प्रकार के ये जो होते हैं, अर्थात कॉलोनी बनाकर नहीं रहते हैं। ठीक है, और इनका आवास हमने देखा। अब ये रहेंगे तो कहाँ पे रहेंगे, ये समुद्री जल में भी पा सकते हैं। ठीक है, समुद्री जल के अंदर भी पाए जाएंगे, और ये नॉर्मल जल होता है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मिट्टी के अंदर भी प्रोटोजोआ अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्लांट अर्थात पादप, एनिमल्स अर्थात जंतु में परजीवी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है प्लांट और एनिमल्स अर्थात पादप और जंतुओं में परजीवी की तरह ये रहते हैं। ठीक है, और सबसे हानिकारक अपने लिए यही है। प्लांट और एनिमल्स में ये जो परजीवी की तरह रहते हैं ये अपने लिए सबसे हानिकारक है, और ये अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हानिकारक प्रभाव के अंदर। कल हमने चर्चा की कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है, जो प्रोटोजोआ है, वो एक परजीवी की तरह होता है, और ये मच्छरों के द्वारा जो है मलेरिया नामक रोग पैदा करता है। इस वजह से आप जहाँ कहीं भी रहते हो, जैसे कि रूम लेकर आपने ले रखा है या फिर अपन घर रहते हैं, तो वहाँ पर आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जैसे कि कोई पानी भरा है तो उसको आप वहाँ पे साफ कर सकते हैं, वहाँ पर मिट्टी डालकर उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर वहाँ पर ज़्यादा न पनपे। और अगर जिस जगह पर मच्छर नहीं पनपेंगे तो जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, परजीवी की तरह रहता है मच्छर के ऊपर, वो अपन को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी वजह से जो है अपन को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध एवं साफ रखना चाहिए। ठीक है, और कुछ स्प्रे वगैरह आते हैं वो भी आप छिड़क सकते हैं। ठीक है,
देखिए प्लांट एवं एनिमल में ये परजीवी की तरह होते हैं, ठीक है, पादप के अंदर और जंतुओं के अंदर प्रोटोजोआ परजीवी की तरह होते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है आपके कि एक कोशिकीय, ठीक है, आपको ये मैं कल से बताते हुए आ रहा हूँ कि जो प्रोटोजोआ है वो एक कोशिकीय जीव है, अर्थात एक कोशिकीय है, परंतु ये जो जैविक क्रिया करते हैं, ये जो प्रोटोजोआ हैं ये जैविक क्रिया करते हैं, ठीक है। जैविक क्रिया क्या होती है? अब ये सोचो कि जैविक क्रिया क्या होती है। जैविक क्रियाएं वो होती हैं, एक तो होती है दैनिक क्रियाएं और एक होती है जैविक क्रियाएं। दैनिक क्रिया क्या होती है कि जैसे कि मैं सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ, उसके बाद में 7 से 8 बजे तक मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं 8 के बाद में अपना खाना खा रहा हूँ, तो ये मेरी दैनिक क्रियाएं हैं जिनको मैं रोज़ करता हूँ, ठीक है। और ये दैनिक क्रियाएं हैं। और जैविक क्रियाएं जो अपने शरीर के अंदर होती हैं, ठीक है। जैसे एक आपने सुना होगा जैविकल क्लॉक, ठीक है। तो जैविक जो क्लॉक होती है वो अपने माइंड के अंदर होती है। तो देखो इस तरीके से जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अभी जो है लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। तो आइए अपन चल रहे थे एक कोशिकीय, अर्थात जो प्रोटोजोआ है वो एक कोशिकीय जीव है और इनकी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो बहुकोशिकीयों की तरह होती है, ठीक है। अब जैविक क्रिया क्या होती है और दैनिक क्रिया क्या होती है ये अपन देख रहे थे। दैनिक क्रिया मैंने बता दिया। जैविक क्रिया क्या होती है, देखो कि अपने शरीर के ऊपर आ जाएं, अपन प्रोटोजोआ को छोड़ दें, तो देखिए अपने जो माइंड में अगर अपन शाम के टाइम सोते टाइम ये सोच के सोएं कि मुझे सुबह जो है 4 बजे उठना है, तो एक बार तो आपकी आंख सुबह 4 बजे बिना अलार्म के खुलेगी। अब काफ़ी जो है ऐसे सोच रहे होंगे कि यार मेरी तो नहीं खुलती, मैं तो सोच के सोता हूँ। तो भाई ऐसे सोचने से नहीं है, वो एक मन में अंदर से अपन को सोचना पड़ता है। अंदर से आपका मन हो ना कि सुबह मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा और बढ़िया ढंग से पढ़ूंगा, तो वो बंदा अगर सोच के सोएगा तो उसको सुबह 4 बजे एक बार उसकी आंख ज़रूर खुलेगी। वो होता है जैविक क्लॉक, ठीक है, जो अपने शरीर के अंदर होता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे अपनी जो पाचन क्रिया हो रही है, अपना जो उत्सर्जन है, अपना जो पोषण है, ठीक है, ये सब कुछ एक जैविक क्रिया है, ठीक है। तो जो बहुकोशिकीय के अंदर जैविक क्रियाएं हो रही हैं उसी तरीके से जो है प्रोटोजोआ के अंदर हो रही है। इसलिए इनको अपन ने बोल सकते हैं कि सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, अर्थात जो जैविक क्रियाएं हैं ये बहुकोशिकीयों की तरह हो रही है, इस वजह से इनको बोल सकते हैं सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। अब अगर आपके जो है 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पर बनता है तो ये बनेगा कि सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो है किस संघ के जीवों में दिखाई देता है, तो अपन को मिलेगा प्रोटोजोआ के अंदर। अर्थात जो अधिकोशिकीय, सब सेलुलर का मतलब ही क्या होता है, अधिकोशिकीय होता है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैविक क्रियाएं होती हैं। जो फिजियोलॉजी अपन जो पढ़ते हैं फिजियोलॉजी उसके अंदर होता है, और डिवीज़न यानी विभाग होता है, मतलब जो है अलग अलग करना होता है डिवीज़न, ठीक है। तो उस तरीके से इनका होता है, ठीक हो गया एक कोशिकीय। नेक्स्ट मैं बात करूं एनिमल्स में सबसे सरल, ठीक है, जंतुओं के अंदर ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप के जो हैं पाए जाते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हैं आदिम प्रकार के। आदिम का मतलब होता है, मैंने कल भी आपको बताया कि PROTOZOA इसकी स्पेलिंग है प्रोटोजोआ। इसके अंदर जो प्रोटो होता है इसका मतलब होता है अग्र या फिर आदिम, ठीक है। जोआ का मतलब मैंने आपको बताया एनिमल, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं जंतु, ठीक है। तो यहाँ पर आदिम प्रकार के जो है ये इसके अंदर जीव आते हैं। प्रोटोजोआ संघ के अंदर आदिम प्रकार के अग्र आदिम एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय प्रकार के जीव जो है प्रोटोजोआ के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर कि आकार इनका जो है, आकार इनका अनियमित होता है।
अर्थात एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कल हमने बात की कि जो प्रोटोजोआ है उसके वर्ग मैंने कल आपको जो है पढ़ाया। तो एक अपन ने पढ़ा था अमीबीय प्रोटोजोआ, ठीक है, अमीबीय प्रोटोजोआ अपन ने कल देखा था। तो उसके अंदर जो अमीबा होती है, तो अमीबा का आकार नियमित नहीं है, ठीक है, अमीबा का आकार नियमित नहीं है, ध्यान रखना। और अमीबा किस संघ की सदस्य है? प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है अमीबा, ठीक है। तो इस वजह से इसका आकार निश्चित नहीं है। और नेक्स्ट मैं आपको बात करूं पैरामीशियम, तो पैरामीशियम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इसका भी आकार निश्चित नहीं है। तो सीधा सा है कि भाई इनका आकार जो है अनियमित है। बाकी एक देखो मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं कि जो है ये द्विपार्श्वीय है। अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो दो भागों में ये कट जाएगी, ठीक है, द्विपार्श्वीय है। नेक्स्ट ये अरीय सममिति है, ये अरीय सममिति भी है, ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के सदस्य जो है अरीय सममिति में भी पाए जाते हैं, असममितीय भी होते हैं और द्विपार्श्वीय भी होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो अधिकांश प्रोटोजोआ होते हैं, अधिकांश जो प्रोटोजोआ होते हैं, सॉरी आपको मैं अगर प्रोटोजोआ बोल के समझा रहा हूँ तो इसका मतलब समझना कि प्रोटोजोआ संघ के सदस्य, अधिकांश प्रोटोजोआ संघ के सदस्य जो होते हैं वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। नग्न अवस्था का मतलब ये होता है कि ये कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, ये मत सोच लेना कि जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं ये कपड़े पहनते और कुछ नहीं पहनते। इसका मतलब है कि ये नग्न अवस्था में है, ना तो इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रांकुर चोल है, ना इनके ऊपर किसी प्रकार का कवच है, ठीक है। बाकी है पर अधिकांश मैंने नाम लिया, इसका मतलब कुछ में तो है, कुछ के अंदर इनके अंदर चोल भी होता है, किसी के अंदर इसके अंदर कवच भी होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो समुद्र में रहने वाले प्रोटोजोआ के सदस्य हैं उनके ऊपर एक सिलिका का कवच पाया जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए लिख रखा है मैंने, अधिकांश नग्न अवस्था में होते हैं एवं कुछ के ऊपर बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, बाह्य स्केलेटन होता है। नेक्स्ट कवच होता है, पेलिकल होता है, चोल होता है, पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बाह्य कंकाल की मैं बात करूँ तो जैसे कि अपने जो मनुष्य है, मानव, ठीक है, जो मानव है इसके अंदर जो मेरा बाह्य कंकाल क्या है, मेरा बाह्य कंकाल त्वचा है, ठीक है, ध्यान रखना। आंतरिक कंकाल में अब जैसे कि अपने मनुष्य के शरीर की बात करूं मैं तो बाह्य और आंतरिक कंकाल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आंतरिक कंकाल तो अपन को मोटा सा पता है कि जैसे कि अपना स्केलेटन सिस्टम ले लेते हैं, तो स्केलेटन सिस्टम में आप सभी को पता है कि जैसे कि ये ह्यूमरस हो जाती है, यहाँ पर ये स्केपुला हो जाती है, उसके बाद में ह्यूमरस हो जाता है, रेडियस अल्ना हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये हाथ की हड्डी हो जाती है, ये स्केलेटन है हाथ का, मेरा हाथ का स्केलेटन क्या हो गया मेरा, यहाँ पे ये स्केपुला है, आपको पता है स्केपुला के बाद में ये जो हड्डी है यहाँ से यहाँ तक ये ह्यूमरस होती है, ठीक है, और ह्यूमरस के बाद में यहाँ से यहाँ तक होता है रेडियस और अल्ना, दो हड्डियाँ होती है। फिर अपने जो है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है पैर में होता है, पैर में एक जो कुल्हे की हड्डी होती है वो होती है हिप बोन, ठीक है। उसके बाद में उससे नीचे अपन चलें तो फिर आ जाती है फीमर के बाद में टीबिया और फिबुला आ जाती है, टीबिया फिबुला के बाद में वही टार्सल और मेटाटार्सल्स आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये अपना स्केलेटन है, ठीक है। और यहाँ पर फसलियाँ हो जाती है, ये स्टर्नम हो जाता है और ये कशेरुक दंड हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है शरीर का स्केलेटन है आंतरिक, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें कुछ के अंदर जो है ये पाया जाता है, बाह्य कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल तो खैर इनमें होता ही नहीं है, ये तो मैंने आपको ह्यूमन का उदाहरण देके बताया। अपना जो है बाह्य कंकाल त्वचा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है इनमें बिल्कुल की हड्डी नहीं पाई जाती, ये देख लो आप तो, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट कवच, मैंने बताया समुद्र में रहने वाले जो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं उनके ऊपर कवच भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है, इनके ऊपर एक मतलब कि त्वचा की तरह जो है एक परत पाई जाती है जिसे पेलिकल बोलते हैं। चोल आपने पढ़ा होगा, जैसे कि बीजांकुर चोल होता है, बीज के ऊपर एक जो है परत होती है तो उसे अपन बीजांकुर
चोल बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखें कि इसके अंदर एक या एक से अधिक जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं उनके अंदर एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक या एक से अधिक केंद्रक यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक आकार की होती है, द्विआकार की होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसे आकार तो इनका पहली बात सीमित ही नहीं है। जैसे कि अमीबा का मैं बताऊं, अमीबा प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, इसका आकार नियमित नहीं है, तो इसलिए एक आकार बोल सकते हैं, अनियमित आकार भी इनका होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है प्रचलन अंगक, अर्थात इनके जो चलने के अंग हैं। एक तो अपन ने जो है वर्ग पढ़े थे उसमें देखा था, एक नाम लिया था मैंने पक्षमाभ। ठीक है, पक्षमाभ का मतलब होता है कि बालों के समान हल्के हल्के से, जैसे कि पैरामीशियम के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे पैरामीशियम है ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है इस तरीके से बाल के समान संरचना दिखाई देगी। जैसे ये देख लो मेरी त्वचा है ना, इसके ऊपर ये जो रोम से हैं, तो इसी तरीके से जो है पैरामीशियम के ऊपर पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो प्रचलन अंगक में एक तो पक्षमाभ हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है प्रचलन अंगक जो है इसके अंदर एक होता है क्या, ये पक्षमाभ। ठीक है, पक्षमाभ होता है बालनुमा। एक होता है कसाब जो होता है चाबुकनुमा। चाबुकनुमा कसाब जो है अमीबा के अंदर अपन को, अमीबा में कूटपाद अपन को देखने को मिलेंगे। कूटपाद अमीबा के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि अंगुली के समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने कूटपाद, और ये क्या होते हैं, अंगुली के समान होते हैं। पक्षमाभ बालनुमा होते हैं, और जो कसाब होते हैं ये चाबुकनुमा होते हैं। ठीक है, कसाब कैसे होते हैं, चाबुकनुमा होते हैं। तो इनमें प्रचलन अंगक कितने प्रकार के हो गए, प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं उनमें एक तो कूटपाद, एक कसाब और एक पक्षमाभ, अर्थात 3 प्रकार के प्रचलन अंगक जो है प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो है प्रोटोजोआ में जो इनके चलन अंग हैं उनके आधार पर इसके उपसंघ भी निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, पहला प्रोटोजोआ संघ है, इसके उपसंघ भी अपन को देखने हैं। वो कौन कौन से हैं, इनके चलन अंगकों के आधार पर जो है उपसंघ बताए गए हैं, उनको अपन करेंगे। उससे पहले देखें कि जो प्रोटोजोआ संघ के जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर पाचन क्रिया कैसे होती है। ठीक है, पाचन क्रिया कैसे होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि खाद्यदानियाँ होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, खाद्यदानियाँ होती हैं, और उन खाद्यदानियों के अंदर अंतःकोशिकीय जो है पाचन होता है। कहाँ पे होता है, खाद्यदानियाँ इस तरीके से होती है, जैसे ये अमीबा है तो ये अमीबा इस भोजन के टुकड़े को अपने, ये 2 कूटपाद हैं इसके, ठीक है, इन कूटपादों की सहायता से इसको घेरेगी और इसको जो है खाद्यदानी के अंदर ले लेगी, और जो खाद्यदानी के अंदर जो अंतःकोशिकीय जो है पोषण इसका होगा, कोशिकाओं के द्वारा इसको चूस लिया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतःकोशिकीय पाचन क्रिया जो है प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर कि उत्सर्जन इनमें किस प्रकार से होता है, तो उत्सर्जन संकुचनशील धानियों द्वारा या सामान्य सतह से। ठीक है, एक तो होता है संकुचनशील धानियों द्वारा जो संकुचन करती हैं। ठीक है, जैसे किसी भोजन को अपन को पकड़ना है, सॉरी अपन को नहीं, अपन थोड़ी पकड़ेंगे, प्रोटोजोआ के सदस्य पकड़ेंगे। ठीक है, वैसे पकड़े बिना तो अपन भी नहीं खा सकते। ठीक है, डायरेक्ट मुंह से तो एक पशु ही खाता है, बाकी आप और हम पशु नहीं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं वो संकुचनशील धानियों द्वारा या सामान्य सतह से, संकुचनशील धानियों द्वारा या फिर सामान्य सतह, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य सतह, इसका मतलब जो जीव समुद्र में पाए जाते हैं इसके सदस्य, उनमें जो सतह होती है उसके द्वारा भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल एक मैंने कल भी बताया था, ट्राइकोमोनास। ठीक है, उस तरीके से होता है। नेक्स्ट है ये एमिनो, ये देखो एमोनोटैलिक होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है NH3
उत्सर्जन में इसके सदस्य NH3 का स्त्रावण भी करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अपन यूरिया का स्त्रावण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उस तरीके से ये NH3 का भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो अपने प्रोटोजोआ के जितने भी सदस्य हैं उनमें ये लक्षण जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ संघ के जितने भी सदस्य हैं उनमें एक लक्षण की जो क्रिया है अपन ने देखी। इसके बाद में जैसे मैं एक दो टॉपिक और आपको बताऊं इसके अंदर लक्षणों के अंदर, तो इनका जो जीवन चक्र होता है अधिकांश जंतुओं में सरल होता है। इनका जो जीवन चक्र होता है ये अधिकांश जंतुओं के अंदर क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, कठिन प्रकार का इसके अंदर नहीं होता है। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिखी नहीं, मैंने पाचन क्रिया यहाँ पर लिख दिया, मैंने उत्सर्जन क्रिया यहाँ पर लिख दिया। तो एक चीज़ और आती है कि इनकी जनन क्रिया, जनन क्रिया किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ साफ, फिर अपन देखते हैं जनन क्रिया जो है इनमें किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो जनन क्रिया जो है इसके अंदर 3 प्रकार से होती है। कायिक भी होता है जनन, ठीक है, सहवाल जो होते हैं उनमें जिस प्रकार से जनन क्रिया होती है उसी प्रकार से प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में जनन क्रिया होती है। अब बॉटनी की क्लास में आपने देखा होगा कि सहवालों में जो जनन क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर अपन देखेंगे। देखिए, इनमें होता है एक तो कायिक जनन भी इनके अंदर होता है। ठीक है, कायिक जनन भी इनके अंदर होता है और इनके अंदर लैंगिक जनन भी होता है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन भी इनके अंदर होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अलैंगिक जनन भी इनके अंदर होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन भी इनके अंदर होता है। और जिस प्रकार से मैं आपसे हर बार जो है क्वेश्चन पूछता हूं, तो आज का आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि कोशिका में जो आपने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने देखा है एटीपी। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है क्लास को यहाँ तक ले रहा है और एटीपी की फुल फॉर्म राइट बताना है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अपन जो है प्रोटोजोआ के जनन के ऊपर बात कर रहे थे, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कायिक जनन जो होता है ये विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लैंगिक जनन जो होता है, इनके अंदर लैंगिक जनन जो होता है युग्मकों के द्वारा होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एक कोष के जीव हैं, इनके अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो एक कोष के जीवों के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा, इसी वजह से तो इनको कहा गया कि जो प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं, उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो कैसी अपन को देखने को मिली, बहुकोशिकीय जीवों की तरह। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक बहुकोशिकीय जीव हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से जो इनकी जैविक क्रिया थी संघ प्रोटोजोआ की, उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो बहुकोशिकीय जीव के समान देखने को मिली। तो इसी वजह से जो अब देखिए ये लैंगिक जनन है ये कैसे होगा कि एक कोशिकीय तो जीव है प्रोटोजोआ, इनमें कैसे होगा, तो ये बहुकोशिकीय जीवों के समान जो है लक्षण देखने को मिले ना अपन को प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, तो देखिए लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक पीढ़ियों का एकांतरण होता है। ठीक है, जो कुछ जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक पीढ़ियों का ये क्या होता है, एकांतरण होता है। ठीक है, और जो लैंगिक जनन है वयस्कों में सहयुग्मन या युग्मकों के संयोजन से होते हैं। ये क्या होता है, सहयुग्मन या युग्मकों के संलयन से होता है। ठीक है, युग्मकों के संलयन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मैं आपको बताऊं, द्विविखंडन या बहुविखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। जो ये होता है ये द्विविखंडन होता है,
या फिर विखंडन द्वारा होता है, जिस प्रकार से कायिक जनन होता है, या फिर मुकुलन आपने देखा होगा। मुकुलन जनन किस प्रकार से होता है ये अपन देखेंगे। तो देखिए, एक आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से जो है हाइड्रा का पादप होता है, ठीक है। हाइड्रा का आपने पादप पढ़ा होगा, आपके 10th और 12th में चलता है। अभी बीएससी में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये, ठीक है। 10th और 12th 11th इसमें चलता है। इसमें जो है मुकुलन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट इसकी स्टेज होती है, जिसमें ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये बड़ा होता जाता है और इस प्रकार से ये बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। और ये अलग से एक मुकुलन द्वारा एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से भी जनन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जो है प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की जनन के ऊपर। इसके बाद में अपन बात करें, एक और लक्षण मैं आपको बताऊं, इनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। सबसे जो है रोमांचक बात ये है कि जो रावण बनना चाहता था ना, वो तो है ये, जो रावण बनना चाहता था, जो हर इंसान आज के ज़माने में बनना चाहता है, परंतु जो युवा पीढ़ी है वो नहीं बनना चाहते। क्योंकि जो है एक आपने देखा होगा, एक लवेरिया नामक रोग होता है, उसके अंदर सभी मैं तो मर जाऊं तो ठीक है, वैसे ठीक है। तो इस प्रकार से आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं चाहती अमर होना। बाकी पहले जो है, और क्या पता चाहते हो आप भी अमर होना चाहते हो, तो उसका आपका मेरे को पता नहीं, पर जहाँ तक मैं बताऊं कि जो है आजकल एक रोग होता है लवेरिया नामक रोग है ना, ठीक है। तो वो जो लवेरिया नामक रोग ऐसा होता है कि उसमें काफ़ी लोग जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं। कि अब वो तो खैर छोड़ो, अपन देखते हैं कि ये जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य थे ये प्राकृतिक रूप से अमर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अमर होते हैं, अर्थात ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अमर होते हैं। और आप सभी को पता है कि रावण बनना चाहता था अमर, इसी वजह से तो उसने वो पिया था अमृत, ठीक है। परंतु जो अमृत है उसकी नाभि में हो के जो है डाला गया था, तो इस वजह से वो नाभि के अंदर वो अमृत, क्या बताऊँ, धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, छोड़ो। बाकी जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं ये प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो ये इनके लक्षण हो गए, ठीक है। अब अपन देखेंगे प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों का आर्थिक महत्व, कि जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं इनके आर्थिक महत्व क्या क्या हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि जो इनके आर्थिक महत्व हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा, आर्थिक महत्व इसके 4 होते हैं, ठीक है। पहला जो है वाटर प्यूरिफिकेशन लिखा है, दूसरा मैंने लिखा है रिसर्च इन लैब, और तीसरा मैंने लिखा है स्वास्थ्य रक्षा, और चौथा मैंने यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन है, वाटर प्यूरिफिकेशन है, रिसर्च इन लैब है और एक स्वास्थ्य रक्षा है। तो इन 4 प्रकार से जो है प्रोटोजोआ के सदस्य हैं वो अपने लिए आर्थिक महत्व रखते हैं। इस 4 तरीके से जो है अपने वो काम में आते हैं। पहला जो है मैंने लिखा यहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन, जो कि अपन देखेंगे। बाकी देखो मैं बता दूं कि प्रोटोजोआ जो संघ है बहुत ही इम्पोर्टेंट संघ है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि प्रोटोजोआ के लक्षण बताइए, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण बताइए, प्रोटोजोआ का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अपन को इसका बेसिक पढ़ना है, फिर इसके वर्गीकरण के बारे में लिखना है, फिर इसके लक्षण, फिर आर्थिक महत्व और आर्थिक हानिकारक जो है नुकसान इनके देखने हैं, ठीक है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में कैसे काम आते हैं कि देखो आपने, मैं बोल के बता रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। लिख तो अपन बाद में लेंगे क्योंकि मैं आपको नोट्स दूंगा, सबको दूंगा, बिल्कुल ऐप पर नोट्स जरूर अवेलेबल होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आपके पास बुक है तो उसको लेकर बैठा करो, ठीक। देखिए जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं जल के अंदर, और जल भी कौन सा? गंदा जल, ठीक है। तो ये गंदे जल के अंदर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो गंदे जल में उपस्थित बैक्टीरिया हैं
यहाँ पर उपस्थित जो गंदगी बैक्टीरिया जीवाणु हैं उनका ये जो है भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन मतलब उनको ग्रहण करते हैं प्रोटोजोआ के जो सदस्य। तो इस प्रकार से जो वो जल है, जल के अंदर बैक्टीरिया की मात्रा जो है कम हो जाती है, इस वजह से जल प्यूरिफिकेशन का कार्य ये करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ सदस्य के काफ़ी सदस्य हैं, काफ़ी जीव हैं जो जल के अंदर रहते हैं और वो जल के बैक्टीरिया वगैरह इन सबको नष्ट करते हैं। इस वजह से जल के प्यूरिफिकेशन में जो है प्रोटोजोआ संघ के सदस्य काम में आते हैं। दूसरा मैंने लिखा रिसर्च इन लैब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट कैसे है भाई? देखो, जीवाश्मों के अध्ययन करने के लिए भी प्रोटोजोआ की आवश्यकता होती है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो आजकल के जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति भी जो है प्रोटोजोआ से ही मानी जाती है। अब आप देख सकते हो कि एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है, और इनकी जो जैविक क्रियाएं अपने समान है, बहुकोशिकीयों के समान है। इस वजह से भी इसको जो है रिसर्च किया, लैब में प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है, क्योंकि आनुवांशिकता जो है बहुकोशिकीयों के समान है इनकी। ठीक है, इस वजह से बाकी दूसरा जीवाश्म के और तीसरा जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं इनसे ही जो है आज के जीव जंतु की उत्पत्ति जो है देखने को मिलती है। पिछले जीवाश्मों में जो है ये प्रोटोजोआ संघ के सदस्य अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य रक्षा। तो वही है, देखो गंदे जल मल इनके अंदर ये जो प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य होते हैं वो पाए जाते हैं और वो वहाँ पर क्या काम करते हैं, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरस हैं, कुछ जीवाणु हैं, उनको भक्षण करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि उस गंदगी या फिर गंदे पानी के अंदर जो है ये अपने लिए जो है वहाँ के बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे, तो वहाँ से बीमारियों का फैलना नहीं होगा। ठीक है, परंतु अब जैसे आप ये पढ़ रहे हो कि इसके लाभ हैं, इसके हानि और भी खतरनाक है प्रोटोजोआ के। ठीक है, और पशुओं में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा कि कॉन्स्ट्रक्शन अर्थात भवन निर्माण क्रिया में, भवन निर्माण क्रिया में आप सोचोगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं कि जो संघ है प्रोटोजोआ है एक उसके हैं और ये भवन निर्माण में भी काम आ रहे हैं। तो भाई जो लाइम स्टोन नामक जो प्रोटोजोआ के संघ होते हैं कुछ, वो क्या होते हैं, समुद्री जल के अंदर ऊपर जैसे वो नष्ट हो जाते हैं तो वो नीचे जम जाते हैं। ठीक है, अब वो जो नीचे जम गए तो उनकी कुछ परतें जम जाती है और वो जो परत एक बार ऊपर आती है तो वो ऐसे लगता है चट्टानों की तरह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ संघ के सदस्य जो समुद्र में पाए जाते हैं उनके ऊपर एक सिलिका की जो है कठोर कवच होता है, सिलिका का कठोर कवच होता है। ठीक है, अब वो जो कवच है जो लाइमस्टोन नामक जो है वहाँ पर एक चट्टान के रूप में निकलते हैं जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, इसे विश्व भर में भवन निर्माण के पत्थरों के रूप में काम में लिया जाता है। इस लाइमस्टोन को अब क्वेश्चन बन सकता है कि छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, आपके 9 नंबर के क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं। बन सकता है कि कंस्ट्रक्शन निर्माण के अंदर प्रोटोजोआ के सदस्यों को काम में लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपन ने पढ़ा प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व। ठीक है, 4 आर्थिक महत्व हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, रिसर्च इन लैब, यहाँ पर जल का शुद्धिकरण, रिसर्च इन लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला में सहायक या प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है भवन निर्माण के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। और हिंदी मीडियम वालों को भी अगर वाटर प्यूरिफिकेशन ये स्पेलिंग याद रहती है तो वो ऐसे ही करें, नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन लिखते हैं तो बढ़िया एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ वाकई में बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक देखो पोषण इनमें होता है, प्राणी संपोषी होते हैं, पादपों के अंदर ये संभोजी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका आर्थिक महत्व। तो अब कल देखेंगे इनका आर्थिक नुकसान और कल की क्लास के अंदर अपना जो है प्रोटोजोआ का चैप्टर बिल्कुल हो जाएगा
कंप्लीट, अर्थात जो है अपन ने प्रोटोजोआ को 3 क्लासों के अंदर जो है कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपना चलेगा नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।